नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शरीफ और यूपीएससी सेशन में स्वागत है। बहुत दिन से स्टूडेंट्स बोल रहे थे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, करीब में पर डे मैं एवरेज ऑन एन एवरेज 20 मैसेज ये रिसीव करता हूँगा कि किस प्रकार से नोट्स बनाना चाहिए, एनसीईआरटी का नोट्स किस प्रकार से बनाते हैं और आपका करंट अफेयर का नोट्स जो होता है वो किस प्रकार से बनाते हैं। और देखिए बेसिक टॉपिक है, मैं जानता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी होता है, ये भी मैं जानता हूँ। देखिए जब तक स्टूडेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है तब तक वो क्यों बोलेंगे किसी को भी, और बार बार इस चीज़ का कमेंट करते थे। और ये ज़रूरी भी होता है। आप अगर कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी सिखा देते, कई सारे बच्चे तो कोचिंग जाने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ आज, और डिटेल वीडियो होगा। इसके बाद प्लीज़ मुझे ना बोलें इस तरह के चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाने के वीडियो बहुत सारे अपलोड करने पड़ते हैं। आपका जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से अगर आप कंटेंट नहीं देखेंगे तो आपका क्या होगा, तैयारी नहीं हो पाएगी। तो उस कंटेंट को प्रोवाइड करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तब जाके वो तैयार होता है। भले ही आप देखें ना देखें, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा ही। तो देखिए आज इस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, और ध्यान रखिएगा मैं स्क्रीन को 2 भागों में यहाँ पर बांट दूंगा, और इधर आपको बुक दिखेगा और इधर आपको नोट्स दिखेगा, लेकिन डिटेल में मैं दिखाने वाला हूँ। एक चीज़ और मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, अगर आप आंसर राइटिंग वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 199 पर मंथ वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर लीजिए या इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज कर लीजिए। जितने अच्छे तरीके से मैं पढ़ाता हूँ उतनी अच्छे तरीके से आपको आंसर राइटिंग में भी गाइड कर सकता हूँ। मुद्रा की आवश्यकता है क्योंकि चैनल का विस्तार करना है तो उसके लिए ज़रूरत होती, इसीलिए इस चीज़ को शुरू किया था मैंने। ओके, देखिए ये है आपका छठी का एनसीईआरटी का नोट्स। मेरा ही नोट्स है, बहुत पहले का बनाया हुआ है, लेकिन मेरा ही नोट्स है ये। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, छठी का जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी वो मैंने पढ़ाया भी है। 6th का जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है वो मैंने पढ़ाया भी है। तो इसलिए आपको एक थोड़ा सा आइडिया ये भी होगा कि ज्योग्राफी का एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है तो उसका नोट्स कैसे बनाते हैं। हो सकता है कि आप इससे अच्छा नोट्स बनाते हो, पहले ही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि इससे अच्छा आप नोट्स बनाते हो। इसमें कोई ऐसा सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ मैं बार बार कह रहा हूँ हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे अच्छा नोट्स बनाते हों, लेकिन मेरे स्टूडेंट चूँकि मुझसे पूछ रहे हैं और उनके सवालों का जवाब देना मैं अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता हूँ। उनके जो भी समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व करना सबसे मेरा कर्तव्य, इसलिए मैं इस चीज़ को लेकर आया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को बांट देता हूँ। एक तरफ आपको किताब दिखाऊंगा और एक तरफ आपको नोट्स दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चले किन पॉइंट को नोट्स करना होता है नोट में और किस पॉइंट को छोड़ना होता है या आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये देख सकते हैं आप क्या है, ये क्लास 6th का ये एनसीईआरटी है और इसका चैप्टर पहला है ये। ओके, और ये भी क्लास 6 का एनसीईआरटी का नोट्स है। कृपया मुझसे नोट्स ना मांगे, मैं नोट्स किसी को भी नहीं देता। दुनिया में कोई भी आ जाए मैं किसी को नहीं दे सकता। पैसे कौड़ी इस चीज़ों की बात नहीं है, मैं किसी को देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरा नोट्स है, इसलिए मैं किसी को नहीं देता। आप भी अपना नोट्स शेयर कभी मत कीजिएगा। भले ही भले से भला इंसान कोई भी आके पूछ ले कि नोट्स दे दो, कभी मत देना। भले रिश्ता ख़राब हो जाए, कुछ भी, नोट्स मत देना, अपना शेयर मत करना नोट्स कभी भी। ये आपकी मेहनत होती है और इसको कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद उसको पढ़ेंगे। सूर्य के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले या तो 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में इंट्रो था, मैंने इसका कुछ भी नहीं लिखा है। अगला क्या है, देखिए यहाँ पर इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग चंद्रमा को प्रतिदिन देखते होंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह पूर्ण चंद्र वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसी नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। तो मुझे लगा पहला पॉइंट लिखना चाहिए, जब मैंने नोट्स बनाया था उस समय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मुझे लगा कि नए चंद्रमा की रात अमावस्या को कहा जाता है। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। नए चंद्रमा की रात कई सारे लोग मानेंगे पूर्णिमा को कहा जाता है और वो सही मान के आ जाएंगे। मान लीजिए स्टेटमेंट आपको दे दे कि नए चंद्रमा की रात पूर्णिमा को कहा जाता है, तो बहुत सारे लोग होंगे जो कन्फ्यूज हो जाएंगे और मार देंगे कि हाँ सही है। लेकिन क्या होता है, नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है वो अमावस्या को कहते हैं। इसको मैंने अपने नोट्स में पहला पॉइंट बनाकर यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ओके, अगला क्या लिखा है मैंने, अगला बनाया बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। क्योंकि कुछ ही ग्रह ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं। किस किस के, तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं। ये भी यहीं पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगला जो पैरा है यहाँ पर उसको ध्यानपूर्वक देखिए। हो सकता है कि मैंने उन पॉइंट को नोट नहीं किया जो आपको इंपॉर्टेंट लगे और आप उसको नोट करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को तो नहीं देख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। इसमें कुछ भी रिलेवेंट नहीं था। ये तो आपको बेसिक सी समझ होती है कि दिन में सूर्य की रोशनी के कारण हम चांद सितारों को दिन में नहीं देख पाते हैं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि सूर्य, चांद तथा सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती हैं।
किसी को अगर खगोलीय पिंड का डेफिनेशन भी नहीं पता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। मुझे इरेलेवेंट लगा था, इसलिए मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ गया था। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे तारे में बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा या सूर्य का तारा कहा जाता है। सूर्य भी एक तारा होता है। ऐसे खगोलीय पिंड जो क्या करते हैं, जिनके पास अपना एनर्जी का स्रोत होता है और ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे पिंडों क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नोट डाउन करना है तो। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता नोट्स कैसे बनाते हैं। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं लग रहा था मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, नोट्स कैसे बनाते हैं का। ये सबसे बेसिक चीज़ होता है। क्लास 5th और 6th में भी मैंने नोट्स बनाया हुआ है। सरकारी स्कूल में भी हम भी पढ़े हैं। आप तो अच्छे स्कूल से पढ़े होंगे। मध्य विद्यालय से ही पढ़ा हुआ हूँ मैं। पहली बार बेंच डेस्क पर तो क्लास 7 में बैठा, तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता था और ये बेसिक होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए था। फिर भी चलिए मैं बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, सूर्य, ये सब कुछ होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा। उसके बाद से ध्रुव तारा के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया हुआ है। नक्षत्र मंडल किसको कहा जाता है इसको बताया है इन्होंने। आर्सा मेजर और बिग बियर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते थे। यहाँ पर मैं कर सकता था, लेकिन मैंने याद नहीं, मुझे बचपन से ये चीज़ पता था। हम लोगों ने स्कूल में ही आता था एक 3 रुपये का GK का बुक, उसी में ये सब याद किया, तो उसी में ये चीज़ आता है। आर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल होते हैं। और ये क्या होते हैं, तो ये सप्तऋषि और ध्रुव तारा का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है इस चीज़ को तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने ध्रुव तारा के बारे में बताया हुआ कि ध्रुव तारा क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ध्रुव तारा। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं। खगोलीय पिंड के बारे में इन्होंने फिर बताया कि ग्रह किसको कहा जाता है, ये आप लिख सकते हैं डेफिनेशन को फॉर्मेट में। अगर आपको नहीं पता है कि ग्रह किसको कहा जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। उसके बाद से देखिए क्या है आगे जो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये सूर्य का भगवान और चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं। नवग्रह जो होता है उसका चित्र बनाया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर लिखा हुआ कि कौन कौन से ग्रह होते हैं और ग्रह कौन कौन से होते हैं, उनका क्रम में कौन सा है। तो इस क्रम को आप जरूर याद कर लीजिएगा। या तो आप इस बच्चे वाले ट्रिक को याद कर लीजिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ये जो होता है ये मैंने पढ़ाया था, ये सब चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। तो या तो आप इसको याद कर लीजिए, या आप ये क्रम लिख सकते हैं कि सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। इसको नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स में, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपने नोट में, तो क्या हो जाएगा वो, तो आपका नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने लिखा है आकार में आगे, फिर पृथ्वी पर आगे हम लोग, जहाँ पर पृथ्वी के बारे में जानकारी दिया गया है उसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। पृथ्वी को भूआब कहा जाता है, जियोइड कहा जाता है। मुझे ये लगा कि इसको नोट डाउन करना चाहिए। 5वां सबसे बड़ा ग्रह होता है, ये मैंने नोट किया हुआ। ध्रुवों के पास चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। यह सवाल कई बार पूछ लेता है कि भूआब क्यों कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, इसके कारण से इसको जियोइड कहा जाता है। जियोइड कहा जाता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो क्या आप जानते हैं, जो सीरीज रहता है NCERT में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जिससे एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रकाश की गति के बारे में पूछा गया, ये बच्चों के समझाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। आप भी लिख सकते हैं इसको। उसके और क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। ओके, जैसे उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह में क्या अंतर होता है, ये बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको पढ़कर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, समराइज करके हमेशा नोट्स बनाइएगा। देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आप लोग जो हैं कोई स्कूल का एग्ज़ाम तो नहीं देंगे आप, इसलिए समराइज़ करके बनाना। तो समराइज़ क्या होता है, एक बार ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने उसी कॉन्सेप्ट पर बनाया हुआ है, और कोई भी जो बनाता है नोट्स उसी कॉन्सेप्ट पर बनाता है। जैसे ये टॉपिक है, यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ा हमने। इसको पढ़कर जो भी आपको कंक्लूजन निकला कि इतने दिन में इतने छोटे से पैराग्राफ में क्या कंक्लूजन हो सकता है, उसको 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट में या एक पैराग्राफ में आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है समराइज वाला नोट बनाना या शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट से ज़्यादा रिवीजन के लिए बेस्ट चीज़ दुनिया में अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपने अपना शॉर्ट नोट, जैसे ही मैं ये पेज खोलता हूँ, कभी भी अगर मुझे खोलना होता है, ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले मैं ये खोलता हूँ,
क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, तभी जाके आप पढ़ा सकते हो। और दुनिया के हर टीचर के साथ ये चीज़ होता है कि पहले वो पढ़ेगा तब आपको पढ़ाएगा, ओके, तन मन धन से। नहीं तो मैं किताब लेके बैठ जाऊंगा और पढ़ दूंगा तो फिर तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं ये पेज खोलता हूँ, यकीन मानिए एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करने के बाद से ये सारा का सारा पेज मैं लाइन बाय लाइन मुझे याद आ जाता है कि उस पेज पर किताब में क्या क्या लिखा हुआ था। इसी को क्या कहा जाता है, शॉर्ट नोट बनाना या समराइज करके नोट बनाना। जैसे मैं बताता हूँ, एक पढ़ के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, यही कारण है इसको भूआब कहा जाता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वस्तु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए उपस्थित गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो मैंने इसमें से समराइज करके 2 पॉइंट निकाला कि हो सकता है मैं ये भूल जाऊं कि कितने नंबर का ग्रह है, तो मैंने 5वां सबसे बड़ा ग्रह लिख लिया। और भूआब क्यों कहा जाता है ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, बस मुझे यही चीज़ इंपॉर्टेंट लगा। अब पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है तो सबको पता होता है यार, इसमें क्या लिखें। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वी ज़्यादा ना तो गर्म होती ना तो ठंडा। अब इसी को अगर मैं एडवांस लेवल में पढ़ाऊँ तो मैंने पढ़ाया हुआ है एनसीईआरटी वाले टॉपिक में, मैंने ये बताया बच्चों को कि ये क्यों होता है। तो यहीं पर मैंने रुक के क्या बताया था, यहीं पर रुक के मैंने ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया था और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताया था। ये नोट डाउन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ से जोड़ा। यही एक टीचर का काम होता है जो मैंने किया था। तो इसको आप नोट में तो नहीं कर सकते ग्रीन हाउस गैस को, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको समराइज करके वहाँ पर नोट बना दिया। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला देखिए, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, इन सब के बारे में बताया गया। इन सबको आप पढ़ कर आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है। ये मैंने एक फोटो बनाया क्योंकि मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा, ये लगा था इसलिए मैंने बनाया था, क्योंकि इससे इंसान की एक औकात दिखती है, इसलिए मैंने इसको बनाया था। इंटरेस्टिंग था तो थोड़ा सा बना दिया मैंने। बाकी आगे बढ़ते, अगला चैप्टर जो था वो अक्षांश देशांतर का था। अक्षांश देशांतर चूँकि आपको आता है, नहीं आता है तो मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी होगा। देखिए, अक्षांश देशांतर मैंने एक छोटा सा बनाया, इसको पूरा पढ़ेंगे आप, और पूरा पढ़ने के बाद यही समरी निकलेगा कि पृथ्वी है एक, इसके बीच विषुवत रेखा गुजरती है जिसको 0 डिग्री कहा जाता है। 23.5 डिग्री ऊपर को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। बस यही तो है समराइज। इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है और इसी में सूर्य यहाँ से कर्क से मकर के बीच में ट्रैवल करते रहते हैं। बस इस चैप्टर में और है क्या जिसको आप पढ़कर बना सकते हैं, बताइए मुझे। इसमें तो यही है। हाँ, विषुववृत्त क्या होता है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में स्थित दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अक्षांश को समानांतर रेखाएं कहते हैं और देशांतर को यमयोत्तर रेखाएं कहते हैं। ये सब तो पता ही होगा आपको, इसमें बताने की क्या चीज़ है। इसको अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आपको और क्या नोट डाउन करना चाहिए था, यहाँ पर आपको नोट डाउन करना चाहिए थी इस फोटो को आप तन मन धन से बनाइए और इसमें चिन्हित कर सकते हैं अलग अलग कलर से कि उष्ण कटिबंध किसको कहा गया है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध किसको कहा गया, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहा गया है और क्या होता है शीतोष्ण का तात्पर्य। शीतोष्ण का तात्पर्य होता है, जैसे यहाँ पर लाइन खींच के लिख दिया, शीत प्लस उष्ण को शीतोष्ण कहा जाता है। तो ये आपका नोट बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जो बनाया हुआ है, मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये कर्क रेखा होता है, मकर रेखा होता है। कर्क से मकर रेखा के क्षेत्र में सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक उष्मा की प्राप्ति होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। बात खत्म। फिर मैं देशांतर पर आ गया क्योंकि अगला टॉपिक क्या था, अगला टॉपिक है देशांतर। पृथ्वी के ताप कटिबंध का मतलब ही ये होता है, ताप कटिबंध का कटिबंध मैंने क्या बताया था, याद कीजिए। 2 अक्षांश के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है और 2 देशांतर के बीच के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। ये मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाने से पहले ही पढ़ा था, इसलिए मुझे पता था, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन भी नहीं किया। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, देशांतर। सिर्फ अक्षांश से किसी जगह की स्थिति नहीं प्राप्त की जाती, इसलिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। देशांतर का इसको मैंने पढ़ा और इसका समरी यही निकला कि देशांतर क्यों बनाया गया। तो देशांतर इसीलिए बनाया गया क्योंकि अक्षांश से हम किसी भी जगह की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और इसलिए हम उसको देशांतर में भी बांटते हैं पूरे पृथ्वी को। यही तो समराइज है, देशांतर का मतलब ही तो यही है। तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये नोट्स हो गया मेरा। हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस और प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहीं पर लिखा हुआ है कि हिंद महासागर में स्थित टोगा द्वीप और प्रशांत महासागर में टोगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप। अब देखिए, एनसीईआरटी से यहीं से सवाल बनाए जाते हैं। वो आपसे पूछेगा कि टोगा द्वीप जो है ये किस महासागर में स्थित है।
इसलिए मैंने इस फैक्ट को क्या किया, नोट डाउन कर लिया यहाँ पर कि इससे अगर सवाल पूछ रहे थे टोगा द्वीप के बारे में और एक बार मैप में जाकर इसको देख लिया कि अगर इससे सवाल पूछा जाता तो मैं इसमें स्पष्ट रूप से बता पाऊंगा कि टोगा द्वीप कहाँ पर है। और चूँकि एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टोगा द्वीप। और जो आपका प्रशांत महासागर में टोगा द्वीप है और हिंद महासागर में कौन सा है तो आपका मॉरिशस है और अक्षांश पर स्थित है, परंतु दोनों के देशांतर भाग अलग अलग हैं। ये दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं लेकिन दोनों का देशांतर भाग अलग अलग है। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगला नोट में आप क्या लिख सकते थे। देखिए यहाँ पर मैंने भी लिखा हुआ है कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनिच ब्रिटेन, जहाँ 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की गणना करते हैं। 0 डिग्री कहाँ पर है देशांतर, तो ये ब्रिटेन में है। यहीं से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की हम लोग गणना करते हैं। किसी भी स्थान पर सूर्य जब अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर उसी समय घड़ी में 12 बजते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य सबसे ऊपर स्थित होता है तो उसी समय कहीं पर भी पृथ्वी पर 12 वहाँ पर उसी समय बजेगा जब सूर्य सबसे ऊपरी स्थिति पर हो वहाँ पर। ओके, तो चूंकि उष्ण कटिबंध में सूर्य एक बार सर के ऊपर में होते हैं तो उसी समय आपके घड़ी में 12 बज रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर से नोट डाउन कर दिया वहाँ पर। उसके बाद से देखिए मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ, पृथ्वी की गतियाँ पर आ गया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समय वगैरह की गणना करना सिखाया हुआ है जो आपको आता ही होगा, मुझे भी आता है। समय गणना सबसे आसान चीज़ होता है। देशांतर और समय की गणना कल मैंने बताया था कि इसको ऐसे याद रखिएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। बस ये ध्यान रखना है आपको और कुछ नहीं ध्यान में रखना है। ओके, इसी पर स्थित सवाल ही पूछा गया था आपसे। अगला देखिए क्या है, अगला होगा टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ। अगला चैप्टर ही है पृथ्वी की गतियाँ। इसको पूरा पढ़िएगा जरूर, लेकिन पृथ्वी की गतियाँ भले ही आपका इसमें कम चीज़ें लिखें। पृथ्वी का गति कैसे करती उसके बारे में मैंने लिखा है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो इसके ऑर्बिटल सरफेस से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद से मैंने पृथ्वी का चित्र बनाया है। यही देखिए, इसी को कहा जाता है ऑर्बिटल सरफेस। पृथ्वी का कक्षीय क्षेत्रफल, कक्षीय जो कोण है वो यही होता है, ऑर्बिटल सरफेस यही है और यहीं से 66.5 डिग्री का होता है। और इसका जो आपका लंब होता है, जो पृथ्वी का अक्ष होता है, जो पृथ्वी का अक्ष होता है, पृथ्वी का अक्ष होता है, पृथ्वी का अक्ष जिसको बोलते हैं, धुरी जिसको बोलते हैं, उससे क्या बनाता है तो 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। ये मैंने फोटो यहाँ पर बना दिया जिससे ये मुझे याद रहे और कभी भी मैं इसको रिवाइज करने बैठूं तो मैं इसको भूलूं नहीं। उसके बाद से सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में मैंने कल बताया था आपको, उसको भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। एनसीईआरटी में से देख के किया है। एनसीईआरटी में देखिए सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में बताया गया है। ये देखिए, यही है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यही है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया होगा प्रतिदीप्त वृत्त के बारे में बताया गया और इसको मैंने कहाँ पर नोट डाउन कर दिया यहाँ पर कि प्रतिदीप्त वृत्त क्या होता है। तो दिन और रात का विभाजन जिस सर्किल से होता है पृथ्वी पर, उसी को प्रतिदीप्त वृत्त कहा जाता है। आपको एक आइडिया लग गया है किन किन चीज़ों को नोट डाउन करना है। उसके बाद से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये चित्र। इस चित्र को अगर आप बना लेते हैं तो आप पृथ्वी की गतियाँ बना लिया आपने, इसके अलावा कुछ बनाना ही नहीं है। पृथ्वी गति में तो सब कुछ यहीं पर शुरू, सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो गया। इस एक फोटो में सारा कुछ ख़त्म हो गया है। इसको मैंने अपने नोट्स पे बना दिया यहाँ पर, जिससे रिवाइज करते समय मुझे ये पता चले कि विषुव की स्थिति कब कब होती है, यानी कि सूर्य विषुव पर कब कब होते हैं, विषुवत पर कब कब होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये देखिए 21 जून की स्थिति कहाँ पर होते हैं तो कर्क रेखा पर लंबवत होते हैं। ये मैंने यहाँ पर बना दिया। उत्तरी अयनांत कहा जाता है इसको। दक्षिणी अयनांत जब मकर रेखा पर लंबवत होते हैं उसको भी मैंने बना दिया। और यही उत्तरी अयनांत से 2019 के यूपीएससी पीटी में सवाल पूछ लिया गया था नोट से। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए क्योंकि आप जब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, नोट डाउन करते हैं तो आपके नोट से सवाल आते ही आते हैं। उसके बाद से मैंने क्या यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत पर लंबवत होता है। इस कारण इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ठीक बीचों बीच पृथ्वी के बीच में होते हैं, इसलिए इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है और इसे ही विषुव कहा जाता है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ से पढ़ा और यहाँ से पढ़ के मैंने नोट डाउन कर दिया। कहाँ पर तो अपने नोट्स में यहाँ से पढ़ के मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, क्लियर हो रहा है कि नोट्स कैसे बनाया जाता है और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है क्या, मुझे बताइएगा ज़रा कि कौन सा इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ ऐसा है जिसके कारण से आपको डर लग रहा था। उसके बाद से अगला चैप्टर आ जाएगा आपका, अगला चैप्टर आ जाएगा महाद्वीपों के बारे में, जो बेहद आसान टॉपिक है, बेहद आसान है। मानचित्र वगैरह के बारे में अगला चैप्टर है जिसको आपको नोट डाउन नहीं करना है। ये बच्चों के लिए है, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, 6ठी क्लास के बच्चों के लिए है। देखिए उसके बाद से चैप्टर है यहाँ पर कि पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, भूमंडल कौन कौन सा है
आपका, उसके बाद से कौन कौन से महाद्वीप हैं, उसके अलावा कौन कौन से आपके एशिया, अफ्रीका, इन सब के बारे में बताया गया, जिसमें एक क्रम में लगाकर मैंने लिख दिया, क्योंकि सवाल हमसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो मैंने लिखा कि एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। और इसको इसी क्रम में ध्यान में रखना है, उल्टा सीधा दोनों क्रम में ध्यान में रखना है, क्योंकि उल्टा सीधा दोनों क्रम में से किसी क्रम में उठाकर पूछ लिया जाता है। उसके बाद महासागरों के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो महासागरों के बारे में बताया गया। जलमंडल जब शुरू होता है, ये तो स्थल मंडल था, फिर जलमंडल शुरू होता है, तो अलग अलग महासागरों के बारे में बताया गया है। तो महासागरों को भी मैंने क्रम में लगाकर लिख दिया। मुझे तो पता ही है प्रशांत महासागर कहाँ है, तो मुझे उसको पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी ना है। हाँ, उसको बाद में डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, उसको क्रम में लगाकर लिख लेंगे, क्योंकि छठी के एनसीईआरटी में उसी स्तर का दिया हुआ है। और आगे बढ़ जाएंगे कि प्रमुख महासागर कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक है, जैसे एक छोटा सा फोटो बनाइए ऐसे पृथ्वी का, सबसे नीचे कौन सा मंडल होता है, देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल लिखा हुआ है, उसमें वायुयान वगैरह उस समताप मंडल में चूंकि उड़ते हैं क्षोभ मंडल से ऊपर की तरफ। फिर दूसरा समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्मंडल होता है। इसको इसी क्रम में लगाकर रख लीजिए, बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, फिर समताप मंडल और फिर क्षोभ मंडल, इसको इसी हिसाब से लगा कर रख लीजिए। और इसके किलोमीटर के साथ साथ ऊंचाई लिखी हुई यहाँ पर देख सकते हैं आप, किलोमीटर के साथ साथ ऊंचाई लिखी हुई है सभी का, तो उन ऊंचाइयों को जो भी ज़रूर लिख कर रख लीजिएगा। और किसके कारण से कौन सा आपका वर्षा होता है, तापमान किसके कारण से परिवर्तित होता है, इन सभी को भी नोट डाउन कर लेना है यहाँ से अपने नोट्स में पढ़ के। तो एक आइडिया लग रहा है कि कैसे बनाना है कैसे नहीं। आगे मैं बढ़ता हूँ और अपना नोट्स आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे। कुछ एनसीईआरटी वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, और आपको अपना नोट्स भी एक नज़र में दिखा देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए अगला फिर चैप्टर था वायुमंडल, जिसमें कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ा मैंने और उसको नोट डाउन यहाँ पर कर दिया था। देखिए ये तो अब मेरा ज्योग्राफी का नोट्स हो गया। फिर पर्वत के बारे में आ गया, पर्वत के बारे में मैंने लिखा, ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है कि पर्वत कौन कौन से होते हैं, वलित पर्वत के उदाहरण कौन से होते हैं, भ्रंशोत कौन से होते हैं, और ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन कौन से। देखिए यहाँ पर ये चैप्टर दिया हुआ था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, इसी का ये नोट्स बनाया हुआ है मैंने। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पर्वत होते हैं, झील होते हैं, पठार होते हैं, सहायक नदियाँ होती हैं, मैदान है ये वितरिकाएँ होती हैं, इसको नदी का मुहाना या डेल्टा कहा जाता है। ये जल संधियाँ होती हैं, जब दो जल मिलते हैं तो उसको जल संधि कहा जाता है। ये पहाड़ियाँ हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। देखिए बहुत सारे पर्वत के मिलकर पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। अब इसको मैंने पढ़ा, फिर मैं आया किस पर, तो पर्वत पर। पर्वत किसको कहा जाता है, दरअसल पर्वत और पठार के बीच में अंतर क्या होता है, क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। पर्वत पृथ्वी के सतह के प्राकृतिक ऊंचाई होते हैं। पर्वत का शिखर छोटा सा होता है, पर्वत का शिखर छोटा होता है, इसकी चोटी छोटी होती है, इसकी चोटी होती है, बेस अधिक चौड़ा होता है तथा आधार चौड़ा होता है, यानी कि इसी को कहा जाता है पर्वत। अब पठार किसको कहा जाता है, पठार इसको कहा जाता है, पठार इसको कहा है। जैसे दक्कन का पठार, कोई इनका चोटी नहीं होता है। दक्कन के पठार कोई चोटी है क्या, नहीं है। दक्कन एक पठारी एरिया है। तिब्बत के पठार की कोई चोटी है क्या, नहीं है। हिमालय की चोटी है एवरेस्ट, यानी कि हिमालय का आधार जो है, बेस जो है वो चौड़ा होगा और उसका जो चोटी होगा एक, लेकिन पठार में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैंने इसको पढ़ा और एक समराइज़ करके यहाँ पर लिख दिया कि एक पर्वत होती है, इसकी चोटी होती है, इसका बेस अधिक चौड़ा होता है सिर्फ। ओके, कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों और हमेशा बर्फ़ की नदियां जो होती हैं, जिनको हिमानी कहा जाता है, इनके ऊंचाई के कारण इन पर बर्फ़ जम जाते हैं, इसको हिमानी कहा जाता है। बर्फ़ की नदियां बन जाती हैं, उनको हिमानी कहा जाता है। ओके, इसमें कुछ है ऐसा। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जिनको समुद्र के भीतर होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते हैं। पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। इसमें क्या नोट डाउन करने की चीज़ थी, पर्वत एक श्रृंखला में हो तो उसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत के प्रकार मैंने यहाँ से लिख लिए, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, किलिमंजारो, ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। अब वलित पर्वत के उदाहरण लिख दिए, भ्रंश पर्वत क्या होते उसके बारे में लिख दिया, ज्वालामुखी के पर्वत के उदाहरण लिख लीजिए। अगर एनसीईआरटी में नहीं मिलता है तो सर्च कर लीजिए गूगल पर उसी समय और उसको लाकर यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, क्या प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यही फैक्ट अगर आपके पीटी में पूछ लिया जाएगा तो आप फिर वहाँ पर बैठे बैठे तारे देखेंगे, बोलेंगे कहाँ से पूछ लिया गया, क्योंकि आपने जीवन में कभी एनसीईआरटी खोला ही नहीं। मास्टर बोलते बोलते थक गया कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पढ़ा ही नहीं। और यहीं से पूछ लेगा कि मैनाकी पर्वत जो है, या मानव पर्वत कहा जाता है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत है, और ये कहाँ पर है। तो आप बोलेंगे एवरेस्ट से बढ़कर कौन हो सकता है, आप काट के आ जाएंगे, लेकिन ये है प्रशांत महासागर में, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी है इसकी, 10,205 मीटर ऊंची चोटी है इसकी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी ऊंची चोटी वाली पर्वत हमारे समुद्र के नीचे दबा हुआ है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हो, क्या ये नोट डाउन नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल नोट डाउन करने वाले फैक्ट है ये, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो। अब भ्रंश पर्वत क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, इस कॉन्सेप्ट को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। मेरे पास चूँकि जो मेरा ज्योग्राफी का मेन नोट है उसमें ये सब नोट है, ये रफ नोट में बना रहा था इसलिए इसमें भ्रंश पर्वत के बारे में नोट डाउन मैंने नहीं किया हुआ है। वैसे आप कर सकते हैं इसी प्रकार से फोटो बनाकर, एक पर्वत ये हो गया, दूसरा पर्वत ये हो गया, इसके बीच का भाग जब धंस जाता है तो ये द्रोणिका भ्रंश बनाते हैं। जो ऊपर उठ जाता है उसको ब्लॉक पर्वत कह दिया जाता है, हौश पर्वत कह दिया जाता है। जो धंस जाती है उसको रिफ्ट घाटी भी कई जगह कह दिया जाता है। तो ये आप लिख कर कहाँ पर रख लेंगे? अपने नोट्स में रख लेंगे, इस प्रकार के फोटो बना देंगे। फिर पठार पर आप जाएंगे। आप ये पहाड़ पढ़ने के बाद अगला टॉपिक कौन सा होगा? अगला टॉपिक है पठार। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पठार। ओके, पठार क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उठी हुई सपाट एक भूमि होती है और कुछ नहीं होता है। उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। उठी हुई एक सपाट भूमि में बनाता हूँ। देखिए उठी हुई सपाट भूमि हो गया ये क्या होगा? तो ये पठार कहा जाता है इसको। अब इसी को मैंने लिख दिया। ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। इसमें पर्वतों की जैसे चोटी की अनुपस्थिति होती है। उदाहरण कौन कौन से हो गए? दक्कन का, केनिया का, तंजानिया का, युगांडा का, पूर्वी अफ्रीकी पठार, तिब्बत सबसे ऊंचा पठार है। ये सब फैक्ट आपको इसी में मिल जाएंगे जो आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में। तो ओके, अब कुछ और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये आपको नोट्स का आइडिया लग गया है, लेकिन आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। इसी प्रकार से कक्षा 7 का भी मैंने बनाया हुआ है। कक्षा 7 का भी डिटेल में ये नोट्स बनाया हुआ है। आप भी बनाएंगे, जब मेहनत करेंगे पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से बना लेंगे। ये कक्षा 8 का राजनीतिक शास्त्र का, पॉलिटिकल सामाजिक विज्ञान का एक बुक है, जो तो आप लोगों ने आज तक बहुत सारे लोगों ने दर्शन भी नहीं किए होंगे, तो दर्शन कर लीजिए। ये आप ही के क्लास का बुक है जो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, यकीन मानिए। अब तक अगर नहीं शुरू किया है, अचंभा हो रहा है अगर देखकर कि ये बुक क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये। तो किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे बेसिक सवाल कि संविधान हम क्यों बना रहे हैं, यहीं से इसका शुरुआत किया गया। कक्षा 8 की बुक है। आज भी मैं पूछो, बहुत साल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मैं पूछता हूँ ना, संविधान हम क्यों बनाते हैं, तो पता नहीं कैसी बहकी बातें करने लग जाते हैं। वो बेसिक रूप से यहीं पर समझाया गया है। और देखिए यहाँ पर फैक्ट क्या होता है कि इसको नोट डाउन करना होता है। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। यही फैक्ट आपसे पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांग की थी संविधान सभा के गठन की? 1934 में मांग की थी। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। दिसंबर 1946 में, आपके पीटी में कम से कम 4 बार पूछा जा चुका होगा, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ये कक्षा 8 के एनसीईआरटी के बगल में लिखा हुआ, हेडलाइन में दिया हुआ है, पहले चैप्टर है ये। और यहीं से फैक्ट पूछ लिया जाता है। तो आप बोलते हैं कहाँ से क्या पूछ ले रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। यहीं से पूछा जाता है। वो आपने आज तक खोल के देखा ही नहीं होगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद ये तैयार किया गया था। और यही है वो संविधान सभा का बहुत ही खूबसूरत चित्र दिया हुआ है। संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल है, बच्चों के जैसे किस्से कहानियों का फॉर्मेट में समझाया गया है। अब एक लाइन में आपको पढ़ाऊँगा तो आप अचंभित होंगे कि क्या होता है ये। भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे कानून, मौलिक अधिकार के खंड दिए गए हैं। कक्षा आप 7 में आपको पुस्तक में ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक है, कौन सा? तो जूठन बुक है। ओम प्रकाश जी की ही कविता है, जिसको मनोज झा ने पढ़ दिया था, ठाकुर का कुआं वाला। तो ओम प्रकाश की ही कविता है। वो वहाँ कहाँ पर पढ़ा उन्होंने? तो संविधान में, संसद भवन में उन्होंने पढ़ दिया था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। अब संविधान का निर्माण कैसे किया जाता है सब कुछ बता रहा है कि संविधान हमें निरंकुशता के खतरे से भी बचाता है, कि निरंकुशता नहीं होना चाहिए समाज में, इससे भी बचाता है हमें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यकों को भी बचाता है। अल्पसंख्यकों के, बहुसंख्यकों की इसकी निरंकुशता पर दबदबे प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा करना बहुसंख्यक से, ये भी किसका काम है? भारत के संविधान का काम है। ये बीच में संविधान आकर खड़ी हो जाएगी कि आपने बहुमत हासिल कर लिया है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अल्पमत वाले लोगों को आप कुचल कर आगे बढ़ जाएं। अब आप सुनिएगा इस चीज़ को मैं कहाँ से जोड़ता हूँ। आपने सुना होगा आजकल 85% और 15% का बिहार में बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। इसके बीच में संविधान बैठ जाएगा। ये संविधान की बात करने वाले विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? तो 85% वर्सेज 15% कर रही है। ये भी तो 85% का 85% का क्या है ये? तो बहुमतवाद है। बहुमतवाद है यानी कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा उसी का राज होगा। ये भी तो संविधान का उल्लंघन है।
ये भी संविधान का उल्लंघन है। बताया गया है कि बहुसंख्यक और बहुमतवाद जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ वहाँ पर संविधान आएगा और उस चीज़ को रोकने का प्रयास करेगा। अल्पसंख्यक चाहे संख्या में होंगे, चाहे धार्मिक रूप से होंगे, किसी भी रूप से होंगे, संविधान उनकी रक्षा करेगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। आपके एनसीईआरटी में 8वीं क्लास का एनसीईआरटी लिखा हुआ है, नेताओं ने आज तक इसको खोल कर नहीं पढ़ा। निरंकुशता का खतरा हर समाज बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए। बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। इसको लिखकर आ जाइएगा जब जातिगत जनगणना का जब आपको आलोचना करना हो तो इस पॉइंट को लिखकर आ जाएगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ पॉइंट, कहाँ भटक रहे हो भाई, यहीं पर लिखा हुआ है ये सब कुछ। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक समुदाय के भीतर ही कुछ लोगों को दूसरे को दबा कर रख सकते हैं, जिसे अंतः सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी भी कहते हैं। इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी दोनों के बारे में संविधान में आगाह किया गया है कि किसी एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पर भी नहीं, और एक समुदाय के भीतर भी दूसरे समुदाय के द्वारा किसी को दबाना नहीं चाहिए। पॉइंट्स आपको मिलते हैं कहाँ से? एनसीईआरटी से। लेकिन खोल कर पढ़े कौन? हमें तो फुर्सत ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण, वो दूसरा कारण था, उससे पहले पहला कारण था। ये 8वीं के एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकते हैं। अब ये पॉइंट आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा। यह बात सुनकर जरा अजीब तो लगती होगी, असल में बहुत सारे लोगों को लगता होगा। असल में इसका मतलब है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए देश में भ्रष्टाचार बहुत हो गया और आप लोग क्या बोलें कि देश में तानाशाही को लागू कर देते हैं, कल से सैनिक शासन को क्यों न देश में लागू कर दिया जाए, सरकारों को समाप्त कर दिया जाए। तो ये क्या होगा? आपके मन में ही ऐसी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वहीं पर संविधान आके खड़ा हो जाएगा कि आप ऐसा चीज़ें मत सोचिए, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये संविधान का उल्लंघन होगा। क्यों? क्योंकि ये आपको शॉर्ट टर्म में भले ही दिखे कि सैन्य शासन अच्छा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये क्या होगा, तो लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा, संवैधानिक अधिकार उनका ख़त्म कर देगा। क्या इसको आपको नोट डाउन नहीं करना चाहिए था आपके नोट्स में? बिल्कुल करना चाहिए। इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो और मैं क्या बनाऊं? इन सब चीज़ों को लिखिएगा, पढ़िएगा थोड़ा सा। ये आपका ही एनसीईआरटी है। डॉक्टर अंबेडकर के यहाँ पर कथन लिखे हुए हैं, ये आप ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। भर भर के इसमें कथन लिखे हुए हैं सबके। उन सब चीज़ों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए, नोट्स बनाइए। और डिटेल में मैं क्या वीडियो बनाऊँ, ये आप ही सबके एनसीईआरटी हैं, कभी खोल कर देखिए, अच्छा लगेगा आपको। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। इससे ज़्यादा डिटेल नोट्स बनाने पर तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ, और बस इसी में संतोष कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।